हिंदी व्याकरण ने मेरे पोपलूस को बहुत ही ज्यादा दुख दर्द पीड़ा कष्ट दिया है ना, झुका के रखा है। लेकिन अब झुकने का समय गया, क्योंकि आज की केवल एक वन शॉट वीडियो में हम लोग सारे चैप्टर्स में आग लगा देने वाले हिंदी ग्रामर का सारे चैप्टर्स को ट्रिक्स के साथ बहुत ही अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तुम लोग इस वीडियो को देख लोगे तो तुम्हारे हिंदी व्याकरण के सेक्शन से आधा मार्क्स भी नहीं कटेगा। कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी उठ के आ जाए, चुटकी में सॉल्व कर लोगे। तो यार इतनी मेहनत से पढ़ाऊंगा तो यार एक सब्सक्राइब तो बढ़ता है, और इंस्टा पे फॉलो कर लेना, क्योंकि वहां पे तुम लोग पर्सनली बात कर सकते हो एंड अपनी क्वेरीज भी सॉल्व कर सकते हो। तो अब आराम से चुकमुकु बैठो एंड शुरू करते हैं सबसे पहले चैप्टर से। धोते जाओ धोते जाओ धोते जाओ। तो यार सबसे पहले तो हम लोग पॉइंट टू बी नोटेड देख लेते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में तुम लोगों को जानना इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला चीज कि इस पार्ट से 5 क्वेश्चन तुम लोगों को देखने को मिलेंगे, जिसमें से 4 का तुम लोगों को उत्तर देना है। सारे क्वेश्चन 1-1 मार्क्स के होंगे, 5 में से 4 का उत्तर देना। 5 में से 5 दे के आओगे तो कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलेगा, उल्टा गलत होता है तो डिडक्ट भी हो सकता है मार्क्स। इस बार तुम्हारे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, रिमूव कर दिए गए हैं। लॉन्ग फॉर्म के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि इस बार तुम लोगों का शब्द अलंकार को हटा दिया गया है, और इस बार तुम्हारे एग्जाम में इस पार्ट से अर्थ अलंकार ही केवल पूछे जाएंगे। तो यार अब चलो हम लोग इस पार्ट का डिटेल पोस्टमार्टम शुरू करते हैं। नेक्स्ट टेम्पलेट तुम्हारी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जो कि अलंकार का टेम्पलेट है। अलंकार क्या होता है वो जान लेते हैं, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो अलंकार क्या होता है? अलंकार 2 शब्दों से मिलकर बना है, अलम और कार। यहां पर अलम का अर्थ होता है आभूषण, और अर्थ का मतलब है सुसज्जित करने वाला। आगे हम लोगों का नीचे ये लिखा गया है कि जिस तरह से एक नारी यानी कि एक औरत अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए आभूषण पहनती है, वैसे ही भाषा की सुंदरता बढ़ाने के लिए अलंकार का इस्तेमाल किया जाता है। अलंकार को ऐसे डिफाइन कर सकते हो कि जो शब्द काव्य की शोभा बढ़ाने का काम करते हैं, यानी कि उसे सुंदर बढ़ाने का काम करते हैं, उन्हें हम लोग अलंकार कहते हैं। यार अब तुम्हारी स्क्रीन पे नेक्स्ट टेम्पलेट दिख रहा होगा, जो कि अलंकार के 2 टाइप्स होते हैं, 2 भाग होते हैं। वो कौन कौन सा होता है? पहला तुम लोगों का शब्द अलंकार, दूसरा अर्थ अलंकार। पिछले टर्म में शब्द अलंकार से तुम्हारा श्लेष अलंकार आ रहा था पिछले बोर्ड्स में, बट इस बार के बोर्ड्स में शब्द अलंकार को रिमूव कर दिया गया है। तो तुम लोग खुश हो जाओगे। नहीं यार, अर्थ अलंकार में तुम लोगों का उपमा और रूपक अलंकार को एक्स्ट्रा एड ऑन कर दिया गया है। तो इस बार तुम लोगों का अर्थ अलंकार पूरा आ रहा है। आई होप तुम लोगों को क्लियर होगा। तो अर्थ अलंकार के अलग अलग भाग होते हैं। उपमा अलंकार, सेकंड रूपक अलंकार, तीसरा उत्प्रेक्षा अलंकार, 4th तुम लोगों का मानवीयकरण अलंकार, और 5th तुम लोगों का अतिशयोक्ति अलंकार। क्लियर है? अब सबसे पहले टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, जो कि है उपमा अलंकार। तो सबसे पहले हम लोग परिभाषा देख लेते हैं। जब किन्हीं 2 वस्तुओं के गुण, आकृति, स्वभाव आदि में समानता दिखाई जाए या 2 भिन्न वस्तुओं की तुलना की जाए तो वहां पे उपमा अलंकार होता है। सेकंड क्या लिखा हुआ है? उपमा अलंकार में एक वस्तु या प्राणी की तुलना दूसरी प्रसिद्ध वस्तु से की जाती है। क्लियर शब्दों में समझो, मेरे शब्दों में इजी लैंग्वेज में समझो। तो ऐसे वाक्य जहां पे 2 चीजों की तुलना की जाए ना, तो वहां पे उपमा अलंकार होता है। क्लियर है? एक एग्जांपल देता हूं, 1 सेकंड रुको। तो यार अपना एग्जांपल दे देता हूं कि आयुष भैया का चैनल अगर बोर्ड्स में 500 के क्रॉस करता है तो उनका चैनल सूर्य के किरणों की जैसा चमकेगा। ऐसा पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन चमकेगा। तो यहां पे तुम लोग देख सकते हो क्लियरली कि आयुष भैया का जो चैनल है उसे सूर्य की किरणों से कंपेयर किया गया, तुलना किया गया। तो ये तुम लोगों का उपमा अलंकार हो जाएगा। क्लियर है? आगे ट्रिक्स भी देखेंगे। और यार इसी बात पे सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि 500 के क्रॉस करना है। पॉसिबल तो नहीं है कि बोर्ड्स में हो पाएगा, लेकिन लेट्स सी क्या होता है। तो देखो इसका अब ट्रिक देख लेते हैं। तो कोई भी वाक्य में सा या सी वाले शब्दों मिलेंगे ना, तुम लोगों को जो मार्क हो रहा है सा और सी वाले शब्द मिलेंगे ना, तो वो तुम लोगों का उपमा अलंकार हो जाएगा। क्लियर है? अब यार उदाहरण देख लेते हैं। सबसे पहला उदाहरण, हरि पद कोमल कमल। तो यहां पे हरि के पैरों को कोमल कमल से कंपेयर किया गया है। क्लियर है? सेकंड एग्जांपल तुम्हारी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मुख चंद्रमा सा सुंदर है। तो यहां पे
तुम लोग देख सकते हो कि सा शब्द आया है, ऊपर से यहाँ पे जो मुख है यानी कि जो चेहरा है उसे चंद्रमा से कंपेयर किया गया है, तो ये उपमा अलंकार है। क्लियर है। तीसरा, सागर सा गंभीर हृदय, यानी कि जो सागर होता है, समुद्र होता है ना, उसे दिल से यानी कि हृदय से कंपेयर किया गया है, तो ये उपमा अलंकार है। फोर्थ तुम लोगों का, गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन, यानी कि पहाड़ का कंपेयर किया गया है दिल से हृदय से। पांचवा तुम लोगों का, लाल किरण सी चोच खोले, तो यहाँ पे जो लाल किरणें है ना उसे चोच से कंपेयर किया गया है। आई होप तुम लोगों को क्लियर होगा। जहां पर भी डाउट होगा तो कमेंट एरिया पूरा खुला, मैं सबका रिप्लाई देता हूं, कमेंट जरूर करना। नेक्स्ट अलंकार की तरफ चलते हैं जो कि है उत्प्रेक्षा अलंकार। तो यार उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा पढ़ोगे ना तो कुछ समझ नहीं आएगा, इसीलिए उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिंपल ट्रिक दे देता हूं कि ये जो शब्द तुम्हारी स्क्रीन पे मार्क हो रहे हैं ना, इन सारे शब्दों को रट जाओ, जैसे मन है वैसे अपने दिमाग में घोलो पी लो, जैसे करना करो, लेकिन दिमाग में याद रखना कि ये जो शब्द दिख रहे हैं ना पीछे बैकग्राउंड में, ये शब्द कोई भी वाक्य में दिखेंगे तो वो आंख बंद करके तुम लोग कह सकते हो कि उत्प्रेक्षा अलंकार है। कौन कौन से शब्द है? मनु, जनु, जानू, जानो, मनहु, मानो, निश्चय, ईव, ज्यो, ये वाले शब्द जहां पर भी मिले वो तुम लोगों का उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। तुम्हारे सामने स्क्रीन पे अब एग्जाम्पल भी दिख रहा होगा जो कि है, वह देखो वन के अंतराल से निकला, मानो दो तारे क्षितिज जाल से निकला, तो यहाँ पे मानो शब्द दिख रहा होगा, तो ये तुम लोगों का उत्प्रेक्षा अलंकार है। सेकंड उदाहरण स्क्रीन पे दिख रहा होगा, नील परिधान बीज सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधगुला अंग, खिला हो जो बिजली का फूल, मेघवन बीज गुलाब रंग, तो यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि ज्यो वाला शब्द है, तो ये तुम लोगों का उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। क्लियर है। लास्ट एग्जांपल में भी तुम लोग देख सकते हो क्लियर कि मनो वाले शब्द आ गए, मनु शब्द आ गया, तो ये तुम लोगों का उत्प्रेक्षा अलंकार है। क्लियर है। नेक्स्ट अलंकार की तरफ चलते जो कि है मानवीयकरण अलंकार। तो यहां पे तुम लोगों को शब्द को पकड़ना है। मानवीयकरण अलंकार में क्या शब्द दिख रहा है? मानव यानी कि मनुष्य। तो ऐसे वाक्य जहां पे कोई भी चीज को, जहां पे कोई भी नॉन लिविंग वस्तु को, यानी कि ऐसी वस्तु जिसमें जान ना हो, उस वस्तु को ह्यूमन की एबिलिटी दे दी जाए, यानी कि ह्यूमन की कोई खासियत दे दी जाए, तो वो तुम लोगों का मानवीयकरण अलंकार होता है। परिभाषा से और अच्छे समझ आ जाएगा। जब प्राकृतिक वस्तु जैसे पेड़ पौधे बादल आदि को मानवीय भावनाओं का वर्णन हो, यानी कि निर्जीव चीजों में सजीव होना दर्शाया जाए, तब वो मानवीयकरण अलंकार होता है। क्लियर है। अगर सिंपल इजी शब्दों में समझो तो कोई भी ऐसे वाक्य जहां पे कोई भी निर्जीव चीज को ह्यूमन की कोई खासियत दे दी जाए, यानी कि मनुष्य की कोई खासियत दी जा रही है, तो वो तुम लोगों का मानवीयकरण अलंकार होता है। एग्जाम्पल से और समझ आ जाएगा। फूल हंसे कलियां मुस्कुराई, तो यहां देख सकते हो कि फूल को हंसने की एबिलिटी दे दी गई है, हंसने की खासियत दे दी गई है, जो कि केवल ह्यूमंस करते हैं, ह्यूमंस ही हंस पाते हैं। क्लियर है। सेकंड है तुम लोगों का, मेघ आए बड़े बंठन के सवर के, तो मेघ यानी कि बादल जो है वो सज सवर के आ रहे हैं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ह्यूमंस यानी कि मनुष्य केवल तैयार होके आते हैं, तो ये भी तुम लोगों का मानवीयकरण अलंकार है। थर्ड तुम्हारा, धूप चमकती है चांदी की साड़ी पहने, यानी कि जो धूप है उसे साड़ी पहनाई जा रही है, जो कि ह्यूमंस पहनते हैं, मनुष्य पहनते हैं, तो ये चीज तुम लोग क्लियर है। उदाहरण से समझ गए कि मानवीयकरण अलंकार क्या होता है। बहुत ईजी था। आगे चलते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार के वर्ड को पकड़ो, शब्द को पकड़ो, तो यहां पे तुम लोग अति शब्द देख रहे हो, तो ऐसे वाक्य जहां पे किसी भी चीज की बढ़ा चढ़ा के तारीफ की जाए, बढ़ा चढ़ा के कोई भी चीज बताया जाए, तो उस वाक्य में हम लोग अतिशयोक्ति अलंकार कह सकते हैं। परिभाषा में भी तुम लोग क्लियरली वही देख सकते हो। जब किसी वस्तु, व्यक्ति आदि का वर्णन बहुत बढ़ा चढ़ाकर किया जाए, तब वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। क्लियर है। इस अलंकार में नामुमकिन तथ्य बोले जाते हैं, यानी कि ऐसी चीजें बोले जाते हैं जो पॉसिबल नहीं है। क्लियर है। एग्जाम्पल से और अच्छा समझ आ जाएगा। हनुमान की पूंछ में लगन ना पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। यहां पे क्या बताया जा रहा है कि हनुमान की पूंछ में आग नहीं लगी थी, उससे पहले ही जो लंका थी वो जल रही थी, तो बढ़ा चढ़ा के बताया जा रहा है, तो ये तुम लोगों का है अतिशयोक्ति अलंकार। सेकंड तुम लोगों का क्या है, मुझे इतनी भूख लगी है कि मैं घोड़ा खा सकता हूं, तो यहां पे इम्पॉसिबल चीज बताया गया है कि कोई भी मनुष्य घोड़ा खा लेगा, इतना भूख लग गया, पॉसिबल नहीं है, तो ये अतिशयोक्ति अलंकार है। थर्ड तुम लोगों का, वह इतना ऊंचा कूदता है कि आकाश छू ले, तो ये पॉसिबल नहीं है कि कोई कितना ऊंचा उछल जाए कि आकाश छू ले, पॉसिबल
पॉसिबल नहीं है, तो ये अतिशयोक्ति अलंकार है। फोर्थ तुम लोगों का मेघ आए बड़े बंठन के सवर के, तो ये चीज पॉसिबल नहीं है कि तुम्हारा जो बादल है वो सज धज के एकदम आए, पॉसिबल नहीं है, तो अतिशयोक्ति अलंकार है। पांचवा एग्जांपल खुद से पढ़ लेना, इजी है। नेक्स्ट अलंकार की तरफ बढ़ते हैं जो कि है रूपक अलंकार। तो यार सबसे पहले परिभाषा पढ़ने की ट्राई करो, कुछ समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है तो सीधे ट्रिक देख लेते हैं। तो ऐसे वाक्य जहां पे तुम लोगों को योजक चिन्ह दिखे ना, तो वहां 50% कंफर्म हो जाना कि वो तुम लोगों का रूपक अलंकार है। सेकेंड चीज तुम लोगों को ये देखना होगा कि दो चीज यानी कि दो वस्तुओं की भी समानता बताई जाए ना, तो वहां वो रूपक अलंकार हो जाएगा। एग्जाम्पल से और अच्छे से समझते हैं। गंगा जल का मैला है शीतल, जीवन मृत्यु का यही फूल। तो जो गंगा का जल है ना, यानी कि जो गंगा का पानी है, उसे जीवन मृत्यु से समान बताया गया है, तो ये तुम लोगों का रूपक अलंकार हो गया। सेकंड क्या है, उड़ती चिड़िया छोटी सी खुशी की खबर लेकर आई। तो उड़ती चिड़िया है, उसे खुशी से तुम लोगों का समानता बताया जा रहा है, तो वो तुम लोगों का रूपक अलंकार है। तीसरा तुम लोग देख रहे हो कि वाक्य में तुम लोगों का योजक चिन्ह दिख रहा है, तो 50% कंफर्म हो जाओ कि ये तुम लोगों का रूपक अलंकार है। बाकी तुम लोग ये देख के बताओ कि समानता है कि नहीं दोनों के बीच में। चलो कमेंट्स में बताना, वेट करूंगा तुम्हारे कमेंट्स का। अब हम लोग देख लेते हैं एक और ट्रिक के बारे में कि रूपक अलंकार मेरे अकॉर्डिंग सबसे थोड़ा सा डिफिकल्ट है, एंड इसका मैंने ट्रिक बहुत ढूंढा लेकिन कोई ट्रिक नहीं था। लेकिन एक ट्रिक मुझे समझ आया कि तुम लोग यूज कर सकते हो। सपोज एक क्वेश्चन गिवन है, तुम लोगों को समझ आ नहीं रहा है कि ये रूपक अलंकार है कि नहीं, तो तुम लोगों को क्या करना है कि तुम लोगों को एक एक करके जो बाकी के अलंकार मैंने पढ़ा है उसे पुट करके देखना है। सबसे पहले उपमा अलंकार पुट कर लेना। उपमा अलंकार का ट्रिक समझ गए होगे, ठीक है। तो अगर उपमा अलंकार नहीं हुआ तो अतिशयोक्ति अलंकार लगा लेना, वो भी नहीं हुआ तो मानवीयकरण अलंकार लगा लेना, वो भी नहीं हुआ तो तुम लोगों का उत्प्रेक्षा अलंकार लगा लेना, ठीक है। अगर वो भी नहीं हुआ तो तुम लोग क्लियर हो जाना कि वो रूपक अलंकार है। कितना अच्छा ट्रिक है, समझ गए होगे। धोते जाओ धोते जाओ धोते जाओ धोते जाओ। हमारी स्क्रीन पे सबसे पहला टेम्पलेट दिख रहा होगा जो कि पॉइंट टू बी नोटेड। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है कि तुम लोगों को इस पार्ट से 4 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सेकंड पॉइंट ये है कि तुम लोगों को 5 प्रश्न देखने को मिलेंगे एग्जाम में, जिसमें से 4 ही अटेंड करके आना है। 5 में से 5 करके आओगे तो एक्स्ट्रा मार्क्स तो नहीं मिलने वाला, ऊपर से मार्क्स डिडक्ट भी हो सकता है। तीसरा पॉइंट ये है कि इस बार तुम्हारी जो एग्जाम है उसमें एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, इसलिए प्रीवियस ईयर के कोई भी वीडियोस को फॉलो मत करना। मेरा भी वीडियोस होगा तो उसे फॉलो मत करना, पहले ही बता दे रहा हूं। आखिरी पॉइंट ये है कि तुम लोगों के जो सारे क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन एक एक मार्क्स कैरी करेंगे। तो यार अब चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे मेन चैप्टर को और समझ लेते हैं कि एग्जैक्टली पद परिचय होता क्या है। तो यार कभी भी तुम लोग बाहर जाते हो और कोई नए व्यक्ति से मिलते हो तो खुद का परिचय तो देते ही होगे। चलो इसे थोड़ा अच्छा बना देते हैं, थोड़ा सा फीलिंग जनरेट करते हैं। सपोज तुम लोग बाहर गए और कोई भी सुंदर लड़की से मिलते हो तो खुशी खुशी खुद का परिचय तो देते ही होगे। वैसे ही कोई भी वाक्य में जितने भी शब्द होते हैं ना, उन सभी का कुछ ना कुछ परिचय होता ही होता है। तो पद परिचय को समझने से पहले यह समझना जरूरी है कि एग्जैक्टली शब्द क्या होता है और पद क्या होता है। शब्द के बारे में तो तुम लोगों ने बचपन से पढ़ा है कि वर्णों का सार्थक समूह को हम लोग शब्द कहते हैं, यानी कि अलग अलग जो वर्ण होते हैं जब मिलते हैं तब एक शब्द का निर्माण होता है, इतना तो पता है। पद क्या होता है, वही जो शब्द कभी भी वाक्य में घुस जाता है ना तो वो पद कहलाने लगता है। क्लियर है। पद परिचय क्या होता है वो देख लेते हैं। शब्दों का व्याकरणिक परिचय को हम लोग पद परिचय कहते हैं। व्याकरणिक परिचय मतलब कि व्याकरण के फॉर्म में तुम लोग परिचय देते हो ना, तो वो तुम लोगों का पद परिचय कहलाता है। अब इसके बारे में और भी डिटेल से थोड़ा अंदर जानेंगे, ठीक है, तो इसीलिए लोड मत लो। नेक्स्ट टेम्पलेट की तरफ चलते हैं और थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं कि पद क्या होता है। तो तुम्हारी स्क्रीन पे अब एग्जाम्पल दिख रहा होगा। तो ये सबसे पहला एग्जाम्पल तुम लोग देख सकते हो कि आयुष एक शब्द लिखा हुआ है। तो अगर मैं पूछूं कि आयुष क्या है तो तुम लोग बोल दो कि शब्द है। तो आयुष शब्द जब कोई भी वाक्य में घुस जाएगा तो वो पद कहलाने लगेगा। फॉर एग्जाम्पल आयुष के बहुत जल्द 5 लाख सब्सक्राइबर हो जाएंगे। यार सब्सक्राइब कर देना प्लीज। तो यार जैसे ही आयुष जो शब्द है वो तुम्हारे एक वाक्य में घुस गया तो वो पद कहलाने लगेगा। क्लियर है। वैसे ही लिख, अगर मैं पूछूं कि लिख क्या है तो तुम लोग बोल दोगे कि शब्द है, और यही लिख शब्द कोई भी वाक्य में
घुस जाएगा ना तो वो पद कहलाने लगेगा। फॉर एग्जाम्पल हर्षिता निबंध लिख रही है तो यहाँ पे जो लिख शब्द हो गया वाक्य के अंदर वो पद हो गया। अब इससे ज्यादा तो डिटेल में कोई नहीं समझाएगा कि पद क्या होगा। क्लियर है? अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टेम्पलेट की तरफ और ये देख लेते हैं। एक क्वेश्चन तुम्हारे स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि ये जो वाक्य है इसमें कितने पद है, कमेंट में बताओ। चलो तुम लोगों को पता चल गया होगा कि इसमें 5 पद है, 5 शब्द गिवन है एक वाक्य में तो 5 पद हो गए। क्लियर है? अब हम लोग ये देख लेते हैं कि इस टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो तुम्हारे स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, हमने अपने कपड़े स्वयं धोए। तो तुम लोग जब भी एग्जाम में बैठोगे ना एग्जाम देने तो तुम लोगों को क्वेश्चन किस टाइप का पूछा जाएगा, तुम लोगों को एक वाक्य दे दिया जाएगा और उस वाक्य में कोई भी शब्द को अंडरलाइन कर दिया जाएगा और उसमें बोला जाएगा कि इसका पद परिचय दो। समझ गए? अब सपोज यहां पर तुम लोग देख सकते हो हमने अपने कपड़े स्वयं धोए, तो यहां पे कपड़े शब्द को अंडरलाइन कर दिया गया, रेखांकित कर दिया गया, तो इसका पद परिचय देना है। तो अब इसका पद परिचय कैसे देना है? तो इसका परिचय हम लोगों को व्याकरणिक फॉर्म में देना, व्याकरण के हिसाब से देना है। तो सिंपली से इसका हम लोगों को सबसे पहले ये पता करना होगा कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, इसमें से ये जो शब्द है ये क्या चीज है, क्या ये संज्ञा है, क्या ये सर्वनाम है कि विशेषण है। इन तीनों में से एक तुम लोगों को छाट के लिख देना है। उसके बाद तुम लोगों को यह पता करना है कि ये जो वाक्य है ये क्रिया है कि नहीं, तुम्हारा लिंग बताना है, तुम लोगों को काल बताना, वचन बताना, कारक बताना और अव्यय बताना है। तो ये सारी चीजें तुम लोगों को बता देनी है। अब तो तुम लोग डर गए होंगे कि भैया एक शब्द का हम लोग इतना सारा चीज कैसे बता पाएंगे। तो यार लोड मत लो, आगे इसका एक और सॉल्यूशन दे रहा हूं, तुम लोग पकड़ लोगे एंड तुम लोगों का थोड़ा काम को हल्का कर दूंगा। ठीक है, एक ट्रिक बताऊंगा। उससे पहले तुम्हारी स्क्रीन पे नेक्स्ट टेम्पलेट दिख रहा होगा। तो यार तुम लोगों को एक चीज पहले ही बोल दे रहा हूं कि अगर तुम लोगों को संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, लिंग, वचन, काल, कारक इसके बारे में थोड़ा सा भी नॉलेज है ना तो काम चल जाएगा, तुम लोग इस चैप्टर को समझ लोगे। लेकिन अगर बिल्कुल नॉलेज नहीं है ना तो यार डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी 2 वीडियो की, उन दोनों वीडियो को देख लेना। उसमें मैंने डिटेल में इन सारी टॉपिक्स को कवर अप किया है कि होता क्या है, इसके अंदर में क्या क्या चीजें होते हैं, उन सभी चीजों के बारे में बताया है। तो कंप्लीट पैकेज वीडियो है, तो उसे देख लेना अगर तुम लोगों को इन टॉपिक्स के बारे में नॉलेज नहीं होगा। तो बढ़ते नेक्स्ट टेम्पलेट की तरफ और स्क्रीन पे सबसे इंपॉर्टेंट टेम्पलेट दिख रहा होगा कि एग्जैक्टली अगर तुम्हारा शब्द संज्ञा हुआ ना तो तुम लोगों को सिंपली से उसके 3 भेद में से एक भेद लिख देना है। उसके बाद उसका लिंग बताना, वचन बताना और कारक बताना है। अगर कोई शब्द संज्ञा हुआ तो सर्वनाम हुआ तो सर्वनाम के भेद के बारे में बता देना, पुरुष बताना, लिंग बताना, वचन बताना और उसका कारक बताना है। थर्ड तुम लोगों का अगर कोई भी शब्द विशेषण रहा ना तो उसका विशेषण का भेद बता देना है, लिंग बताना, वचन बताना है और विशेष्य बताना है। क्लियर है? चौथा तुम लोगों को अगर क्रिया हुआ ना, कोई भी शब्द अंडरलाइन किया हुआ तो तुम लोगों को क्रिया के भेद के बारे में बता देना है, लिंग के बारे में बताना, वचन के बारे में बताना और काल के बारे में बताना है। और अगर अव्यय हुआ कोई भी शब्द तो तुम लोगों को केवल उसका भेद लिख के आ जाना है, फुल मार्क्स वहीं मिल जाएंगे। क्लियर है? अब आगे हम लोग क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं, जिससे तुम लोगों का कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तुम्हारी स्क्रीन पे सबसे पहला क्वेश्चन दिख रहा है जो कि यह भारत एक विशाल देश है, तो इसमें भारत शब्द को रेखांकित कर दिया गया, तो इसका पद परिचय बताना है। तो अब भारत शब्द कौन सा संज्ञा है? पहली बात यह देखना है कि भारत तुम लोगों का आखिर सर्वनाम है, विशेषण है कि संज्ञा है। तो तुम लोगों को पता चल रहा है कि भारत तुम्हारा एक संज्ञा है। ठीक है, अब ये मत पूछना कि संज्ञा कैसे है। तो अगर तुम लोगों को ये नहीं पता है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है डिटेल वीडियो का, उसे देख लेना। तो यार क्लियरली पता चल रहा है कि ये एक संज्ञा है। तो सबसे शुरुआत में तुम लोगों को लिख देना है संज्ञा, कॉमा देना है। उसके बाद तुम लोगों को बताना है कि संज्ञा का कौन सा भेद है ये। तो ये तुम लोगों को क्लियरली दिख रहा है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है, कोई भी जगह का नाम तुम्हारा व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। क्लियर है? उसके बाद तुम लोगों को लिंग बताना है, कौन सा लिंग है तुम लोग क्लियरली देख सकते हो कि भारत एक पुल्लिंग शब्द है। वचन बताना है, वचन कौन सा कि भारत तो एक है तो ये एक वचन हो जाएगा। और तुम लोगों को कारक बता देना है, कारक है तुम लोगों का कर्ता कारक। क्लियर है? समझ गए? सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं। काला घोड़ा तेज भागता है। तो पहले तो ये बताओ, ये सोचो कि ये विशेषण है, सर्वनाम है कि संज्ञा है। क्लियरली पता चल रहा है कि ये तुम्हारा विशेषण है। तो सबसे पहले तुम लोगों को विशेषण लिख देना है, कॉमा देना है, फिर तुम लोगों को बताना है कि कौन सा विशेषण है। तो ये तुम लोगों का है गुणवाचक विशेषण, गुण के बारे में बता रहा है कि घोड़ा काला है तो ये गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। फिर कॉमा देना, फिर वचन बताना कौन सा वचन है। तो ये एक वचन है क्योंकि घोड़ा दौड़ रहा है। घोड़े यहाँ पे अगर शब्द रहता तो बहुवचन हो जाता, लेकिन घोड़ा है तो वो एक वचन है। समझ गए? अब तुम्हारा लिंग कौन सा है? घोड़ी नहीं है तो ये स्त्रीलिंग हो जाएगा, घोड़ा है तो ये तुम्हारा पुल्लिंग रहेगा। और तुम लोगों को अब बताना है कि विशेष्य क्या है। तो तुम लोगों को विशेष्य
क्या होता है ये तुम लोगों को पता है? विशेष मतलब कि किसके बारे में बात की जा रही है। तो यहाँ पे घोड़ा के बारे में बात किया जा रहा है, तो घोड़ा सब तुम्हारा विशेष हो जाएगा। आई होप तुम लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। चलो नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। तीसरा एग्जांपल, वह अपने क्लास में मॉनिटर है। तो वह शब्द अब क्या चीज है तुम लोगों को कमेंट में बताओ। ऑब्वियसली पता चल गया होगा कि ये सर्वनाम है, तो सर्वनाम लिख देना। कौन सा सर्वनाम है? सेकंड में पुरुषवाचक सर्वनाम है, ठीक है। उसके बाद वचन इसका एक वचन है, क्लियरली दिख रहा है वह है, तो यहाँ पे एक वचन हो जाएगा। अब वह क्लास का मॉनिटर है, इससे पता चल रहा है कि ये पुलिंग की बात की जा रही है, यानी कि कोई मेल की बात की जा रही है, तो ये पुलिंग हो गया। उसके बाद कारक कर्ता कारक हो गया, समझ गए। चौथा तुम लोगों का क्वेश्चन है, राम 10वीं कक्षा में पढ़ता है। तो तुम लोगों का जो सबसे पहले कौन सा तुम लोगों का ये हो जाएगा विशेषण, ये तुम लोगों का संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। तो उससे पहले विशेषण लिख देना, फिर संख्यावाचक विशेषण लिख देना। उसके बाद तुम लोगों का ये स्त्रीलिंग शब्द हो गया, 10वीं तुम्हारा स्त्रीलिंग शब्द होता है, ठीक है। अब यहाँ पे तुम लोगों का राम 10वीं कक्षा में पढ़ता है, इससे क्लियर पता चल रहा है कि ये एक वचन है, एक की बात की जा रही है, तो एक वचन लिख देना। और उसके बाद विशेष क्या है तुम्हारा? विशेष हो जाएगा कक्षा। क्लियर है, समझ गए। चलो बढ़ते हैं पांचवें एग्जाम्पल की तरफ, जो कि है वह स्कूल से अभी आया है। तो स्कूल शब्द का यहाँ पे पद परिचय देना है। तो सबसे पहले स्कूल शब्द क्या है तुम लोगों का? ऑब्वियसली तुम लोगों को पता है कि संज्ञा है। अब कौन सा संज्ञा? स्कूल की पूरी समूह की, पूरी जाति की बात की जा रही है, तो ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। वचन कौन सा है? एक वचन हो जाएगा, क्योंकि एक स्कूल की बात की जा रही है, ठीक है। अब कौन सा लिंग हो जाएगा? स्कूल है तो ये पुल्लिंग हो जाएगा, समझ गए। आगे तुम लोगों का कौन सा कारक हो जाएगा? ये तुम लोगों का अपदान कारक हो जाएगा, समझ गए। एक चीज तुम लोगों को क्लियर आउट कर देना चाहता हूं कि तुम लोग कोई भी सीक्वेंस को फॉलो कर सकते हो, यानी कि वचन भी पहले लिख सकते हो, लिंग भी पहले लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तुम लोगों को पहले तो तुम लोगों को ये बताना है कि ये सर्वनाम है, विशेषण है कि संज्ञा है, ठीक है। इसमें से जो चीज के बारे में पता चल जाएगा। उसके बाद सेकंड में तुम लोगों को ये लिखना है कि कौन सा उसका भेद है, लिख दिया। उसके बाद तुम लोग इधर उधर क्रिस क्रॉस कर सकते हो, कोई भी आगे कोई भी पीछे लिख सकते हो, कोई मतलब नहीं है, तुम लोगों के मार्क्स नहीं कटेंगे। धोते जाओ धोते जाओ धोते जाओ धोते जाओ। तो यार तुम्हारी स्क्रीन पे सबसे पहला टेम्पलेट दिख रहा है, जो कि पॉइंट टू बी नोटेड। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है कि तुम्हारे इस पार्ट से 4 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सेकंड पॉइंट ये है कि 5 क्वेश्चन तुम लोगों को देखने को मिलेंगे इस पार्ट से, जिसमें से 4 का उत्तर तुम लोगों को देना है। 5 में से 5 का उत्तर देके मत आना, इससे और उल्टा मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं। थर्ड पॉइंट ये है कि इस बार एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। इसका सीधा साधा मतलब ये है कि पिछले साल के कंपेयर में टफनेस लेवल थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया गया है। फोर्थ पॉइंट ये है कि हर क्वेश्चन एक मार्क्स कैरी करेंगे। तो यार तुम्हारी स्क्रीन पे टेम्पलेट दिख रहा होगा, जो कि वाच्य का टेम्पलेट है। तो बेसिकली तुम्हारा जो वाच्य है उसे 3 भागों में बांटा गया है। पहला कर्तरी वाच्य, सेकंड है तुम लोगों का कर्म वाच्य, और तीसरा है भाव वाच्य। एक चीज तुम लोगों को क्लियर करना चाहता हूं एंड दिमाग में डाल लो कि हिंदी व्याकरण में तुम लोगों को शब्दों को पकड़ना है। अगर शब्द को पकड़ोगे तो उसका अर्थ भी समझ आ जाएगा। तो सबसे पहला क्या है? कर्तरी वाच्य। तो ऐसे वाक्य जहां पे कर्ता की प्रधानता हो उसे बेसिकली कर्तरी वाच्य कह सकते हो, ठीक है। ये ऊपर का एक तुम लोगों को रफ आइडिया दे रहा हूं। तो कर्ता कौन होता है? ठीक है, कर्ता वो होते हैं जो कोई काम कर रहे होते हैं वाक्य में, यानी कि लीडिंग एक्टर कोई भी वाक्य में जो होता है ना, उसे कर्ता कहते हैं, जो काम को कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, आयुष भैया अपने छात्रों को पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पे कर्ता कौन होगा? आयुष भैया होंगे, क्योंकि ये तुम लोगों को पढ़ा रहे, काम कर रहे हैं आयुष भैया, तो ये कर्ता हो जाएंगे। और एग्जाम्पल 2, तो मोहन पतंग उड़ा रहा है, तो यहाँ पे कर्ता कौन होगा? मोहन होगा, क्योंकि वो काम कर रहा है पतंग उड़ाने का, तो वो कर्ता हो जाएगा। क्लियर है। सेकंड है तुम लोगों का कर्मवाच। यहाँ पे शब्द को पकड़ने की कोशिश करो। सबसे पहले आ रहा है कर्मवाच। कर्म मतलब काम, यानी कि ऐसे वाक्य जहां पे काम की प्रधानता हो ना, कर्म की प्रधानता हो ना, उसे कर्मवाच्य बोलते हैं। यानी कि कोई भी वाक्य में जहां पे काम हो रहा है कुछ और उसकी प्रधानता दिखाई गई हो, उसे कर्मवाच्य कहते हैं। तीसरा है भाववाच्य। भाव मतलब क्या होता है? इमोशंस, फीलिंग। मैंने बोला था शब्द को पकड़ो, वैसे ही मैंने शब्द को पकड़ के बता रहा हूं, ठीक है। इमोशन और फीलिंग होता है भाव का मतलब। तो ऐसा वाक्य जहां पे इमोशंस की प्रधानता हो, यानी कि तुम्हारा भाव की प्रधानता हो, उसे हम लोग भाववाच्य कहते हैं। तो ये था ऊपर का आइडिया। नहीं समझ आया कोई दिक्कत नहीं, अभी डिटेल में पोस्टमार्टम करेंगे। तो सबसे पहला इस पार्ट को समझने के लिए तुम लोगों को सबसे पहले क्रिया का नॉलेज होना जरूरी है, तभी पार्ट आगे समझ आएगा।
तो क्रिया को देख लेते हैं। क्रिया क्या होता है, बचपन से पढ़ रहे हो, जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का पता चले उसे क्रिया कहते हैं। यानी कि ऐसे शब्द जो कार्य के करने का बोध करवाए ना, उसे क्रिया कहते हैं। सीधे साधे सिंपल वर्ड्स में समझ लो कि क्रिया का मतलब होता है काम को करना। यानी कि कोई भी वाक्य में कुछ एक्शन हो रहा है ना, तो वो तुम लोगों का क्रिया हो जाएगा। एग्जाम्पल दूं तो लिखना, पढ़ना, बोलना, हंसना, स्नान करना, खेलना, ये सारे एक्शन हो जाएंगे। कुछ काम हो रहे हैं तो ये तुम्हारे क्रिया हो जाएंगे। एग्जाम्पल दूं तो राम खाना बना रहा है, तो यहाँ पे काम क्या हो रहा है, राम क्या कर रहा है, खाना बना रहा है, तो तुम्हारा जो खाना बनाने का काम है वो क्रिया हो जाएगा। नीता खेल रही है, तो नीता क्या कर रही है, खेल रही है, तो तुम्हारा खेल जो वर्ड है वो क्रिया हो जाएगा। राहुल नाच रहा है, तो यहाँ पे राहुल क्या कर रहा है, क्या काम कर रहा है, नाचने का काम कर रहा है, नाच रहा है, तो नाच तुम्हारा जो वर्ड है वो क्रिया हो जाएगा। वैसे ही पक्षी उड़ रहे हैं तो उड़ क्रिया हो जाएगा। बच्चा रो रहा है तो तुम्हारा रोना वर्ड जो है वो क्रिया हो जाएगा। क्लियर है। अब हम लोग बढ़ते क्रिया के थोड़े और अंदर, और क्रिया के दो टाइप्स होते हैं। पहला तुम लोगों का सकर्मक क्रिया और सेकंड तुम लोगों का अकर्मक क्रिया। तो यार एक चीज अभी क्लियर कर देता हूं कि सकर्मक और अकर्मक क्रिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है। अगर इसे नहीं समझोगे तो पार्ट में आगे कुछ समझ नहीं आएगा और एक क्वेश्चन भी नहीं बनने वाला है। इसलिए अगर समझ नहीं आए तो वीडियो को बार बार रिवाइंड करना और अच्छे से अभी इसे ध्यान से सुन लो जो मैं बता रहा हूं। तो सकर्मक और अकर्मक क्रिया क्या होता है वो देखो। सकर्मक क्रिया क्या होता है, वर्ड को पकड़ो, ऐसे वाक्य जहां पे कर्म हो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं, ठीक है। और ऐसे वाक्य जहां पे कर्म नहीं होता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। क्लियर है। समझ नहीं आया और अच्छे से समझाता हूं, ठीक है। सकर्मक क्रिया को कैसे पकड़ सकते हो, पहला ट्रिक ये है कि ऐसे वाक्य जहां पे प्रभाव कर्ता के अलावा किसी और पे भी पड़े ना, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल दो तो शीला पानी पी रही है, तो शीला क्या कर रही है, पानी पी रही है, तो प्रभाव किस पे पड़ रहा है, शीला पे तो पड़ ही रहा है, उसके साथ प्रभाव पानी पे भी पड़ रहा है कि वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। और एक एग्जाम्पल तो आयुष भैया ने गुस्से में मोबाइल तोड़ दिया, तो यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो कि आयुष भैया करता है और प्रभाव किस पे पड़ रहा है, मोबाइल पे भी पड़ रहा है। आयुष भैया पे तो पड़ेगा ही क्योंकि उनका नुकसान हुआ, लेकिन प्रभाव वहां पे मोबाइल पे भी पड़ रहा है क्योंकि वो टूट गया। तो ये तुम लोगों का सकर्मक क्रिया होगा। अब अकर्मक क्रिया पे देखते हैं, ठीक है। तो ऐसे वाक्य जहां पे प्रभाव केवल कर्ता पे पड़े उसे हम लोग अकर्मक क्रिया कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल शीला हंस रही है, तो अगर शीला हंस रही है तो प्रभाव किस पे पड़ेगा, केवल शीला पे पड़ेगा। राम दौड़ रहा है तो प्रभाव केवल राम पे पड़ेगा, वो दौड़ते दौड़ते पतला हो जाएगा तो प्रभाव राम पे ही पड़ रहा है, तो ये तुम लोगों का अकर्मक क्रिया होगा। तो ये तुम्हारे अकर्मक क्रिया कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हो गए, ठीक है। अब सेकंड ट्रिक हम लोग देख लेते हैं, इससे तो पूरा अकर्मक और सकर्मक क्रिया क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। ट्रिक क्या है, तुम लोगों को दो वर्ड्स को याद रखना, पहला किसको और सेकंड क्या। तुम लोगों को सिंपली करना क्या है कि कोई भी एक वाक्य जो गिवन है उसमें से तुम लोगों को क्रिया को छांटना है, क्रिया के बाद के शब्दों को भी छांट लेना है, ठीक है। और उससे पहले तुम लोगों को किसको लगाना है और क्या लगाना है, दोनों एक एक बार लगा के देखना है। और अगर उत्तर मिला तो वो तुम लोगों का सकर्मक क्रिया है, अगर उत्तर नहीं मिला तो वो तुम लोगों का अकर्मक क्रिया है। एग्जाम्पल दूं तो राम सेब खाता है, तो खाता है तुम्हारे क्रिया है, उससे पहले तुम लोगों को किसको और क्या लगाना है। किसको खाता है, उत्तर मिला नहीं मिला, क्या खाता है, तुम लोगों को उत्तर मिला हाँ मिला, सेब खाता है, तो तुम लोगों का ये हो जाएगा सकर्मक क्रिया। सेकंड क्या है, राहुल घूम रहा है, तो राहुल तुम्हारा जो है वो कर्ता हो गया, घूम रहा है क्रिया है, तो घूम रहा से पहले राहुल को हटा दो और उससे पहले तुम लोगों को किसको और क्या लगाना है। किसको घूम रहा है, उत्तर मिला नहीं मिला, क्या घूम रहा है, उत्तर मिला नहीं मिला, तो ये तुम लोगों का अकर्मक क्रिया है। क्लियर है। सेकंड थर्ड तुम लोगों का है, रिया ने खिलौना तोड़ दिया, तो अब तुम लोगों का क्रिया क्या है, तोड़ दिया, तो तोड़ दिया से पहले सारे शब्दों को हटा दो और किसको और क्या लगाओ। किसको तोड़ दिया, तुम्हारा उत्तर मिला नहीं मिला, क्या तोड़ दिया, उत्तर मिला खिलौना तोड़ा है, तो ये तुम लोगों का सकर्मक क्रिया है। क्लियर है। वैसे ही अंकित सो रहा है तुम्हारा क्रिया है, उससे पहले तुम लोगों को किसको और क्या लगाना है। किसको सो रहा है, उत्तर मिला नहीं मिला, क्या सो रहा है, उत्तर मिला नहीं मिला, तो ये तुम्हारा अकर्मक क्रिया है। आई होप क्लियर होगा। सकर्मक और अकर्मक क्रिया इससे डिटेल में किसी ने नहीं समझाया, मैंने सारे वीडियोस को देख लिया और एनालाइज कर लिया। तो अब चलो हम लोग बढ़ते हैं मेन पार्ट की तरफ कि कर्तरीवाच्य, कर्मवाच्य और
और भाववाची को कैसे पहचानना है, होता क्या है ये लोग, और डिटेल में जान लेते हैं। तो यार सबसे पहले हम लोग परिभाषा देखते हैं कर्तरीवाच्य का, जिस वाक्य में कर्ता की प्रमुखता होती है, अर्थात क्रिया का प्रयोग कर्ता के लिंग वचन कारक के अनुसार होता है और इसका सीधा संबंध कर्ता से होता है, इसे कर्तरीवाच्य कहते हैं। सीधे साधे मेरे वर्ड्स में समझो तो ऐसे वाक्य जहां पे कर्ता की प्रमुखता होती है और क्रिया का प्रयोग कर्ता के लिंग वचन और कारक के अनुसार होता है, उसे हम लोग कर्तरीवाच्य कहते हैं। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। तुम्हारा जो कर्तरीवाच्य है वो सकर्मक और अकर्मक क्रिया दोनों हो सकता है। ट्रिक देख लेते हैं। 50% कंफर्म तब होना कि कर्तरीवाच्य है कि नहीं, जब तुम्हारा जो है कर्ता के बगल में अगर तुम्हारा ने लगा होगा या फिर कुछ भी नहीं लगा होगा तो वो तुम्हारे कर्तरीवाच्य आ जाएगा। उदाहरण भी देखेंगे, पहले ट्रिक देख लो, ठीक है। समझे क्या बोला मैंने? तुम लोगों के कर्ता के बगल में या तो ने लगा रहेगा या फिर कुछ भी नहीं लगा रहेगा तो वो कर्तरीवाच्य है। सेकंड ट्रिक ये है कि कर्ता के बगल में तुम लोगों को से, द्वारा और के द्वारा वाले शब्दों को ढूंढना है। अगर ये शब्द नहीं मिलता है तो वो कर्तरीवाच्य है। उदाहरण तुम्हारी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सबसे पहला, राम रोटी खाता है, तो राम के बगल में ने या फिर से, द्वारा, के द्वारा नहीं लगा हुआ है तो ये तुम्हारा हो जाएगा कर्तरीवाच्य। अगर से, द्वारा, के द्वारा लगा रहता तो ये कर्तरीवाच्य नहीं होता। और सेकंड तुम्हारा ने लगा रहता तो ये 100% कर्तरीवाच्य होता। सेकंड है, मीरा ने गाना गाया, तो ने लगा हुआ है कर्ता के बगल में, मीरा करता है, उसके बगल में ने लग गया तो ये कर्तरीवाच्य है। अध्यापक पढ़ा रहे हैं, अध्यापक के बगल में ने भी नहीं लगा हुआ है और कुछ भी नहीं है तो ये कर्तरीवाच्य है। फोर्थ है, बच्चे खेल रहे हैं, तो बच्चे करता है, उसके बगल में ने भी नहीं है और भी कुछ भी नहीं है तो ये कर्तरीवाच्य है। फिफ्थ, नीरज ने आज कार चलाया, नीरज करता है, उसके बगल में ने लगा हुआ है तो ये कर्तरीवाच्य है। क्लियर है? सेकंड, कर्मवाच्य देखते हैं। जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है तथा क्रिया का प्रयोग कर्म के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार होता है और कर्ता की स्थिति स्वयं कर्म होता है। सीधे साधे मतलब में समझो तो ऐसे वाक्य जहां पे कर्म की प्रधानता हो और क्रिया का प्रयोग लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार हो उसे कर्मवाच्य बोलते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट ट्रिक्स देख लेते हैं। सबसे पहला, कर्ता के बगल में से, द्वारा और के द्वारा लगा रहे तो 50% कंफर्म हो जाना कि वो कर्मवाच्य है। 100% कंफर्म कब होगे? जब कोई भी वाक्य तुम्हारा सकर्मक क्रिया होगा। सकर्मक क्रिया कोई भी वाक्य हुआ तो वो सीधे साधे समझ जाना मतलब में कि वो तुम्हारा कर्मवाच्य है। क्लियर है? उदाहरण देख लेते हैं। राम के द्वारा रोटी खाई गई, तो तुम्हारा राम जो है वो करता है और उसके बगल में द्वारा, के द्वारा लगा हुआ है तो 50% कंफर्म हो गया कि ये कर्मवाच्य है। अब 100% कब हो गए? सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया कैसे पहचान सकते हो? दो ट्रिक पता है, एक भी ट्रिक लगा लोगे पता चल जाएगा। पहला ट्रिक क्या था वो तुम लोगों को याद होगा। सेकंड ट्रिक लगा के देख लो, जो तुम्हारा क्रिया हो रहा है उससे पहले तुम लोगों को किसको और क्या लगाना है। क्रिया क्या है? खाई जाती है। खाई जाती है उससे पहले क्या लगा के देखो, क्या खाई जाती है? उत्तर मिला, हाँ रोटी मिला, रोटी खाई जाती है तो उत्तर मिला, तो ये सकर्मक क्रिया है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। माली द्वारा पेड़ लगाए जाते हैं, तो मालिक जो करता है उसके बगल में द्वारा आ गया तो 50% कंफर्म है कि ये तुम्हारा कर्मवाच्य है। 100% सकर्मक चेक करना होगा, सकर्मक है कि नहीं। तुम्हारा लगाए जाते हैं ये क्रिया है तो क्रिया से पहले किसको लगा के देखो, किसको लगाए जाते? उत्तर मिला, नहीं मिला। क्या लगाए जाते हैं? उत्तर मिला, हाँ मिला, पेड़ लगाए जाते हैं। तो क्लियरली तुम लोगों को पता चल रहा है कि उत्तर मिल रहा है तो ये सकर्मक क्रिया है। और भी एग्जांपल है तुम लोग देख सकते हो एंड यही ट्रिक को फॉलो करके बताना कि यूज हो रहा है कि नहीं कमेंट्स में। और हाँ यार, अगर अभी तक का वीडियो पसंद आया होगा तो यार गुरु दक्षिणा में एक सब्सक्राइब तो बनता है। एंड क्योंकि हम लोगों का सफर 11th 12th में भी होगा इसलिए अभी से सब्सक्राइब करके रखो, वर्थ इट चैनल होने वाला है। चलो आगे बढ़ते हैं और भाववाच्य देख लेते हैं। सिंपल वर्ड्स में समझ लो कि ऐसे वाक्य जहां पे भाव यानी कि इमोशंस की प्रधानता हो। तुम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट में देख लो। सबसे पहले तो अगर कर्ता के बगल में से लगा हुआ है तो 50% कंफर्म हो जाना कि वो भाववाच्य है। या फिर कोई भी वाक्य में नेगेटिविटी दिखे, नहीं वाले शब्द दिखे तो 50% कंफर्म हो जाना कि वो तुम्हारा भाववाच्य है। 100% कंफर्म तब होगे जब तुम्हारा अकर्मक वो वाक्य हुआ, अकर्मक वाक्य हुआ तो 100% कंफर्म हो जाना कि वो भाववाच्य है। यानी कि कोई भी वाक्य अगर अकर्मक क्रिया हुआ तो वो 100% भाववाच्य है। क्लियर है? इसका देख लेते हैं उदाहरण। रमेश से पढ़ा नहीं
जाता, नहीं वाला शब्द आया तो ये तुम्हारा हो जाएगा भाववाच्य। क्लियर है? और तुम लोग देख सकते हो किसको और क्या लगा के, अगर उत्तर नहीं मिला तो ये अकर्मक क्रिया है और ये 100% फिर कर्मवाच्य हो जाएगा, सॉरी ये भाववाच्य हो जाएगा। क्लियर है? अब हम लोग आगे देखते हैं कि इस पार्ट से किस किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट टेम्पलेट दिख रहा होगा। सबसे पहला वाच्य परिवर्तन पूछा जाता है, कोई भी वाक्य देगा उसे परिवर्तन करने बोलेगा, ठीक है। सेकंड तुम लोगों को कर्तरी, भाववाच्य और कर्मवाच्य में बदलने देगा कोई भी वाक्य को, ठीक है। तीसरा तुम लोगों को वाक्य को पहचानने बोलेगा, जो मैंने अभी तक के वीडियो में क्लियर किया हुआ है, ट्रिक बताया हुआ है कि कैसे वाक्य को पहचान सकते हो, ठीक है। फोर्थ तुम लोगों का नॉर्मल प्रश्न पूछा जाएगा परिभाषा से। आगे सैंपल पेपर भी सॉल्व करेंगे तो और भी चीज तुम लोगों को क्लियर आउट हो जाएगा, इसलिए लोड बिल्कुल भी मत लो, अभी भी वीडियो में काफी चीजें बची है। सबसे पहले वाच्य परिवर्तन कैसे करना उसे हम लोग आगे जानेंगे, लेकिन उससे पहले कर्तरीवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य में कोई भी वाक्य को कैसे बदलना उसका ट्रिक बता देता हूं, ठीक है। अगर कर्तरीवाच्य में बदल कोई भी वाक्य को तो उसमें तुम लोगों को ने ऐड करना है, कर्मवाच्य में बदलना है तो उसमें द्वारा और के द्वारा ऐड करना है, भाववाच्य में कन्वर्ट करना है तो उसमें तुम लोगों को से को ऐड कर देना है। कोई भी वाक्य को तुम्हें भाववाच्य में कन्वर्ट करना होगा ना तो उसमें से डाल देना और उस वाक्य को बना देना। एक चीज याद रखना कि जो काल होगा उसी काल में तुम लोगों को परिवर्तन करने के बाद भी उस वाक्य को रखना है। क्लियर है? आगे हम लोग क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो वाच्य परिवर्तन देख लेते हैं, एक ट्रिक देख लेते हैं जिसे वाच्य परिवर्तन आराम से कर सकते हो तुम लोग। सबसे पहले तो इसका रूल क्या है, ट्रिक क्या है। सबसे पहले कर्ता को तुम लोगों को छांटना है, उसके बाद तुम लोगों को देखना है कि कर्ता के बगल में से, द्वारा, के द्वारा है कि नहीं। अगर है तो इसे हटा देना है, से द्वारा और के द्वारा को हटा देना है, और अगर नहीं है कर्ता के बगल में से, द्वारा, के द्वारा तो उसे ऐड करके वाक्य को बना देना है। सेकंड रूल ये है कि परिवर्तन करने के बाद क्रिया जिस काल में था उसी काल में तुम लोगों को रखना है। क्लियर है? एग्जाम्पल देख लेते हैं। बच्चे खेल रहे हैं तो इसमें तुम लोगों को से द्वारा, के द्वारा दिख रहा है, नहीं ना दिख रहा है तो तुम्हें ऐड कर देना है ये चीज। बच्चों से खेला जा रहा है, से ऐड हो गया तो ये तुम्हारा परिवर्तन हो गया वाच्य में। सेकंड तुम लोगों का है सुरेश हंस पाता है, ठीक है। तो इसमें तुम लोग देख सकते हो से द्वारा, के द्वारा नहीं लगा हुआ है तो ऐड कर देते। सुरेश से हंसा नहीं जाता है तो ये कन्वर्ट हो गया वाच्य में। तीसरा तुम लोगों का है आज बच्चों द्वारा जगह जगह पे पेड़ लगाए गए, तो इसमें द्वारा दिख रहा है तो द्वारा को हटा देना है। तो क्या उत्तर मिलेगा? आज बच्चों ने जगह जगह पे पेड़ लगाया। कितना सिंपल। अगर तुम लोगों को वाच्य में ज्यादा से ज्यादा ग्रिप बनाना है ना तो ट्राई करना ज्यादा प्रश्नों को सॉल्व करने का। धोते जाओ धोते जाओ धोते जाओ धोते जाओ। तो बेसिकली रचना के आधार पर जो वाक्य भेद होते हैं उसे 3 प्रकार में बांटा गया है। पहला है सरल वाक्य, दूसरा है संयुक्त वाक्य और तीसरा है मिश्र वाक्य। सरल वाक्यों को तुम लोग इजी वे में सिंपल सेंटेंस कह सकते हो। संयुक्त वाक्यों को इजी वे में तुम लोग संयोजक वाक्य के नाम से भी जान सकते हो, ठीक है। ऐसे वाक्य जहाँ पे तुम लोगों को कंजक्शन देखने को मिलेंगे, जैसे कि और, क्योंकि, इसलिए ये सारे शब्दों को हम लोग संयोजक शब्द बोलते हैं, ठीक है। तो जहां पर भी ये सब तुम लोगों को देखने को मिल जाएंगे तो वो संयुक्त वाक्य कहलाएंगे। और मिश्र वाक्य को इजी वे में तुम लोग मिक्स सेंटेंस कह सकते हो। तो ये तो था ऊपर ऊपर का नॉलेज। अब हम लोग डिटेल में पोस्टमार्टम करेंगे सभी चीजों का। सबसे पहले हम लोग बढ़ते हैं सरल वाक्य की तरफ। तो सरल वाक्य का प्रॉपर डेफिनेशन क्या है वो देखो। जिन वाक्यों में एक उद्देश्य, कर्ता तथा एक विधेय, क्रिया होता है उन्हें सरल वाक्य कहते हैं। अगर सिंपल वे में समझो तो ऐसे वाक्य जहां पे एक ही क्रिया हो और एक ही कर्ता हो, उस वाक्य को हम लोग बेसिकली सरल वाक्य कहते हैं। क्रिया क्या होता है? किसी भी काम को करना, यानी कि कोई भी वाक्य में अगर कुछ काम हो रहा है तो समझ लो कि क्रिया हो रही है। और कर्ता क्या होता है? काम को करने वाले को कर्ता कहते हैं। यानी कि ऐसे वाक्य जहाँ पे कुछ काम हो रही हो और उस काम को एक जन कर रहा हो तो उसे हम लोग इजीली वे में बोल सकते हैं कि ये एक सरल वाक्य है। तो अब चलो उदाहरण की हेल्प से हम लोग सरल वाक्य को और अच्छे से जानते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है हमारा वर्षा हो रही है। ये तो पढ़ के ही पता चल रहा है, यानी कि इसमें एक ही काम हो रहा है, यानी कि वर्षा हो रही है। तो तुम लोग कह सकते हो कि ये सरल वाक्य, एक ही चीज हो रही है। सेकंड है तुम्हारा मोहन पतंग उड़ा रहा है। क्रिया को करने वाला एक ही है जो कि मोहन, और वो क्या क्रिया कर रहा है? वो पतंग उड़ा रहा है, यानी कि एक ही काम कर रहा है, एक कर्ता और एक क्रिया। तो इजी वे में समझ गए कि ये एक सरल वाक्य है। दूसरा क्या है हमारा? आकाश वैलेंटाइन में घूमने जा रहा है। अब किसके साथ जा रहा है ये तो वाक्य में क्लियर नहीं है, लेकिन वैलेंटाइंस में वो घूमने जा रहा है। तो कर्ता कौन हुआ? आकाश, जो कि एक ही जाना है, और कर्म क्या कर रहा है? वो क्रिया क्या कर रहा है? वो घूमने जा रहा है। तो दोनों एक एक चीज है, यानी कि कर्ता एक है, क्रिया एक हो रही है। तो तुम लोग इजीली वे में समझ गए कि अब सरल वाक्य क्या होता है। अब समझा दोगे किसी को भी इजी वे में कि सरल वाक्य क्या होता है, और लिख भी लोगे एग्जाम में। आगे उदाहरण देख लेते हैं। बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, ठीक है, बच्चे खेल रहे हैं, एक कर्ता एक क्रिया, ठीक है।
रविवार को भी हम पढ़ेंगे। देखने से पता चल रहा है कि यहाँ पे पढ़ने का काम हो रहा है, जो कि एक ही क्रिया है। तो तुम लोग कह सकते हो कि ये एक सरल वाक्य है। आगे क्या है, वो फलों के लिए बाजार गया, ठीक है। तो वो फल के लिए बाजार गया, वो क्रिया एक ही कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक से ज्यादा क्रिया नहीं है, तो तुम लोग कह सकते हो सरल वाक्य है। आगे है राम खाना खाकर सो गया। अब राम जो कि एक ही करता है वाक्य में और एक ही क्रिया कर रहा है, तो तुम लोग इजीली कह सकते हो कि ये एक सरल वाक्य है। तो आई होप तुम लोग अब समझ गए होगे कि सरल वाक्य क्या होता है। खुद भी समझ गए, दूसरों को भी समझा सकते हो। कहीं पे भी थोड़ा सा डाउट होगा ना, तो आगे हम लोग क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे, टेंशन बिल्कुल भी मत लेना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और संयुक्त वाक्य को समझते हैं। देखो, जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य किसी समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े होते हैं ना, उसे हम लोग बेसिकली संयुक्त वाक्य कहते हैं। ये तो बुकिश लैंग्वेज हो गई थोड़ा सा, अब मेरी लैंग्वेज में समझो। देखो, जहां पर भी तुम लोगों को संयोजक शब्द दिख जाएगा ना, जो भी वाक्य में संयोजक शब्द तुम लोगों को दिखेगा, संयोजक शब्द क्या होता है, ऐसे शब्द जो दो वाक्यों को जोड़ता है ना, उसे हम लोग संयोजक शब्द बोलते हैं। जैसे कि इसलिए, परंतु, तथा, और, इसलिए, ये सारे वर्ड संयोजक शब्द कहते हैं। तो जहां पर भी संयोजक शब्द तुम लोगों को दिखे, तो वहां पे तुम लोग 80% कंफर्म हो जाना कि ये संयुक्त वाक्य है। और 100% कंफर्म होने के लिए एक दो फैक्टर और तुम लोगों को देखना होगा कोई भी वाक्य में, क्योंकि मिश्र और संयुक्त वाक्य थोड़ा थोड़ा सिमिलैरिटीज एक दूसरे से शेयर करती है। इसलिए थोड़ा सा तुम लोगों को देखना होगा एक दो फैक्टर, और वो दो फैक्टर और कौन हो सकते हैं वो देखो। तुम लोग दो क्रिया हो और दोनों वाक्य पूरा पूरा मतलब बना रहे हो, यानी कि ऐसे वाक्य जहां पे दो क्रिया हो रही हो और जहां पे संयोजक शब्द हो, और उसके साथ साथ वो दो जो वाक्य है वो पूरा पूरा मतलब बना रहे हो ना, तो तुम लोग 100% कंफर्म हो जाना कि ये संयुक्त वाक्य है। अब मैं कोई कोई वर्ड्स तुम लोगों को बता दे रहा हूँ कि ये वर्ड्स जहां जहां हो ना, ये शब्द जहां जहां हो ना, तो समझ जाना कि ये संयुक्त वाक्य है। जैसे कि और, तथा, एवं, या, अथवा, इसलिए, परंतु, किंतु, अतः, और भी ऐसे शब्द जहां पर भी तुम लोगों को दिख गए वो संयोजक शब्द, 80% कंफर्म हो जाना वो वाक्य संयुक्त वाक्य है। चलो अब आगे बढ़ते हैं और उदाहरण को देख लेते हैं। माँ बाजार गई और सब्जियां लेकर आई, ठीक है। और यहाँ पे है तो तुम लोग देख सकते हो कि ये संयुक्त वाक्य है, ठीक है, संयुक्त वाक्य है। देखो, माँ बाजार गई ये एक क्रिया है और दूसरा सब्जियां लेकर आई, दो क्रिया हो रही है। उसके साथ साथ यहाँ तुम लोग देख सकते हो माँ बाजार गई एक पूरा इंडिपेंडेंट सेंटेंस बन रहा है, और दूसरा सब्जियां लेकर आई ये दूसरा कंप्लीट पूरा एक वाक्य बन रहा है। दो अलग अलग वाक्य बन रहे हैं। उसके साथ साथ और तुम लोग देख रहे हो दो क्रिया हो रही है, तो तुम लोग समझ जाना संयुक्त वाक्य। आगे और देख लेते हैं। आप खाना खाएं और आराम करें, और है यहाँ पे आप चाय पियेंगे या कॉफी, देखने से पता चल रहा है संयुक्त वाक्य। आगे कुछ और एग्जांपल है। राम बीमार है इसलिए स्कूल नहीं आया, विद्यार्थी परिश्रमी होता है तो अवश्य सफल होता है। आगे एग्जांपल और है। सोमवार को हड़ताल है अतः बाजार बंद रहेगा। तो तुम लोग समझ गए क्लियरली कि एग्जैक्टली क्या होता है संयुक्त वाक्य। हम लोग आते हैं मिश्र वाक्य और समझते हैं कि एग्जैक्टली मिश्र वाक्य क्या होता है, और इसकी डेफिनेशन सबसे पहले देख लेते हैं। तो ऐसे वाक्य जिस वाक्य में एक से अधिक वाक्य मिले हो किंतु एक प्रधान उपवाक्य हो तथा शेष आश्रित उपवाक्य हो, उसे हम लोग मिश्रित वाक्य कहते हैं, ठीक है। तो अब प्रॉपर डेफिनेशन तो ये थी, अब मेरे शब्द में समझो, ठीक है। ये सारी चीजें तुम लोगों को समझने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम लोगों को कुछ शब्द बता दे रहा हूँ कि ये शब्द अगर जिस वाक्य में होंगे ना, तो तुम लोग आंख बंद करके समझ जाना कि ये मिश्रित वाक्य है। वो शब्द कौन कौन से हैं? देखो, की सबसे इंपॉर्टेंट शब्द है की, जहां पर भी की हो समझ जाना कि ये मिश्रित वाक्य है। कि, जो, क्योंकि, जितना, उतना, जैसे, वैसे, जब, तब, कहां, वहां, जिधर, उधर, अगर, यदि, तो, तदापि। देख लो, ये सारे वर्ड जहां पर भी तुम लोगों को दिख गए, आंख बंद करके ये समझ जाना कि ये मिश्रित वाक्य है। और हाँ, इन सारे शब्दों को याद कर लो, अपने दिमाग में बैठा लो, एंड जैसे ही ये शब्दों को देखो तो तुम लोगों का जो माइंड है वो हिट करना चाहिए कि ये मिश्रित वाक्य है। अब हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं मिश्रित वाक्य के। जैसे ही शाम हुई बिजली चली गई। देख लो, जैसे यहाँ पे तो तुम लोग कह सकते हो कि ये एक मिश्रित वाक्य है। जब नई कक्षा में दाखिला होगा तब हम पढ़ेंगे, जब है और तब है इस वाक्य में, तो तुम लोग कह सकते हो कि मिश्रित वाक्य है। जब राम आया तो श्याम चला गया। देख लो, यहाँ पर भी जब है। उस लड़के को बुलाओ जिसने काले जूते पहने हैं। यहाँ पे जिसने है तो तुम लोग कह सकते हो कि ये एक मिश्रित वाक्य है। जब आंधी आई तो धूल उड़ने लगी। तो ये समझ गए कि एग्जाम्पल से और क्लियर हो गया होगा तुम लोगों को कि मिश्रित वाक्य किसे कहते हैं। एक और चीज जिसे तुम लोग और अच्छे से पहचान सकते हो मिश्रित वाक्यों को, कि देखो, मिश्रित वाक्य में दो वाक्य होंगे, ठीक है, यानी कि एक ही वाक्य में दो वाक्य होंगे, और एक वाक्य जो है वो पूरा मतलब बना रहा होगा और दूसरा जो वाक्य होगा वो आधा अधूरा मतलब बना रहा होगा। तो जहां पे ये चीज तुम लोग नोटिस करोगे ना कि एक पूरा वाक्य का मतलब बन रहा है और दूसरा आधा अधूरा वाक्य का मतलब बन रहा है, तो समझ जाना कि मिश्रित वाक्य है। ये दो फैक्टर तुम लोग याद रखना मिश्रित वाक्य के लिए। चलो अब हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग ये जान लेते हैं कि इस सेक्शन से किस टाइप के क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में मोस्ट प्रोबेबली आएंगे या पूछे जाएंगे। तो मोस्ट प्रोबेबली इस सेक्शन से दो टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला तुम लोगों को एक वाक्य दे देगा और उसे पहचानने को बोलेगा, और सेकेंडली तुम लोगों को वाक्य कन्वर्जन आएगा, यानी कि सरल से मिश्रित वाक्य से तुमको कन्वर्ट करना होगा, या संयुक्त से सरल वाक्य में, या संयुक्त से मिश्र वाक्य में, ऐसे तुम लोगों को कन्वर्जन
करना होगा। तुम्हें एक वाक्य दे देगा और कुछ ऑप्शन दे देंगे एंड तुम लोगों को पूछा जाएगा कि एग्जैक्टली इस वाक्य का संयुक्त, सरल और मिश्र फॉर्म क्या होगा। तो अब चलो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इसे भी कि एग्जैक्टली तुम वाक्यों को कैसे कन्वर्ट करोगे, क्योंकि वाक्यों को कैसे पहचाना जाता है वो मैंने वीडियो के स्टार्ट में तुम लोगों को अभी तक एक्सप्लेन कर दिया है। पहचानने का तरीका अब हम लोग डिस्कस करते हैं। तो देखो, सबसे पहले अगर तुम लोगों को सरल से मिश्रित वाक्य में कन्वर्ट करना होगा तो हमेशा कि, जैसे, वैसे, तो, वह, जब, तब, क्योंकि, जिधर, उधर, जिसने आदि, ये सारे शब्दों को तुम लोगों को बस वाक्य में ऐड करके वाक्य बना देना। कितना सिंपल है। देखो फॉर एग्जांपल, शाम होते ही वह चली गई, ये एक सरल वाक्य है। इसे आप कन्वर्ट करना होगा मिश्रित में, तो सिंपली तुम लोगों को करना क्या है, इन सबको ऐड कर देना है। अब इसका मिश्रित फॉर्म क्या होगा, जैसे ही शाम हुई वह चली गई। देखो यहाँ पे जैसे ऐड कर दिया गया एंड ये अब मिश्रित वाक्य में कन्वर्ट हो गया। वैसे ही सारे सेंटेंस में तुम लोगों को ऐड कर देना है। अब इस चीज में तुम लोग कैसे अच्छे बनोगे, इसका एक ही रास्ता है, तुम लोगों को ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना होगा। नेक्स्ट क्या है, सरल से आप संयुक्त वाक्य में कैसे कन्वर्ट करोगे, और, इसलिए, अतः, क्योंकि, तो, या, परंतु, अथवा, तथा आदि, इन सारे शब्दों को तुम लोगों को बस कोई भी वाक्य में घुसा देना है, बाकी तुम लोगों को कन्वर्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आप खाकर आराम करो, ये सरल वाक्य है। अब इसे संयुक्त में कन्वर्ट करना होगा तो सिंपली तुम लोगों को और ऐड कर देना। फॉर एग्जाम्पल, आप खाना खाए और आराम करें, हो गया तुम लोगों का संयुक्त में कन्वर्ट। कितना आसान था। वैसे ही अगर तुम लोगों को मिश्रित वाक्य से संयुक्त वाक्य में करना होगा तो सिंपली तुम लोगों को और, यह, लेकिन, इसलिए, क्योंकि, तो, अतः, परंतु, अथवा आदि, इन सारे शब्दों को बस डाल देना है मिश्रित वाक्य के सेंटेंस में। फॉर एग्जाम्पल, मैंने जब उसे देखा तब वह हंसने लगा, ये एक मिश्रित वाक्य है। इसे आप कन्वर्ट करना होगा तो सिंपली क्या करना है, तुम लोगों को लिख देना है, मैंने उसे देखा और वो हंस पड़ा। देखो बस और ऐड कर दिया गया इस सेंटेंस में और ये मिश्रित से संयुक्त वाक्य में कन्वर्ट हो गया। समझ गए? ठीक है। अब तुम लोगों को इस चीज में अच्छा होना होगा तो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना होगा। इसके क्वेश्चन में टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करूंगा, ठीक है, और आंसर भी दूंगा। तुम लोगों को उन क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करना होगा। मैं ढेर सारे कन्वर्जन के क्वेश्चन तुम लोगों को टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर देना, लिंक डिस्क्रिप्शन में। इंस्टा पे फॉलो कर लेना और अभी तक देख रहे हो वीडियो को और सब्सक्राइब नहीं किया तो वेट क्या कर रहे हो यार, सब्सक्राइब करो। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। वाक्यों के अंदर के दो छोटे छोटे वाक्य को हम लोग बेसिकली उपवाक्य कहते हैं। तुम्हारे स्क्रीन पे 3 एग्जांपल है। देखो, एक सरल वाक्य है, एक संयुक्त वाक्य है और तीसरा मिश्र वाक्य है। तो एक चीज याद रखना कि कभी भी उपवाक्य सरल वाक्य नहीं हो सकता है, यानी कि सरल वाक्य में कोई भी उपवाक्य नहीं होता है, क्योंकि सरल वाक्य एक पूरा कंप्लीट सेंटेंस खुद में ही होता है, उसमें 2 वाक्य जुड़े नहीं होते हैं। जैसे कि आम खाकर आराम करो, तो ये तो कंप्लीट सेंटेंस है, इसमें तुम उपवाक्य कैसे निकालोगे, क्योंकि एक ही सेंटेंस है। अब आगे तुम लोग देख सकते हो संयुक्त वाक्य, रोहन बीमार था इसलिए वह घूमने गया। ठीक है, रोहन बीमार था, एक वाक्य निकला और इसलिए यहाँ पे संयोजक है, देख सकते हो, इसलिए इस वाक्य को हम लोग संयुक्त वाक्य कह रहे हैं। ठीक है, रोहन बीमार था इसलिए वह घूमने नहीं गया। रोहन बीमार था एक वाक्य, वह घूमने नहीं गया ये दूसरा वाक्य। तो ये जो अलग अलग 2 वाक्य देख रहे हो ना, इसे बेसिकली हम लोग उपवाक्य कहते हैं। अब नीचे एक और एग्जांपल है जो कि है मिश्र वाक्य का। वह मोहन है जो हंसकर बोला। देखो, एक वाक्य है वह मोहन है और हंसकर बोला, जो कि आधा अधूरा सेंटेंस है, जो कि मिश्र वाक्य का एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो ये 2 अलग अलग जो सेंटेंस थे, वाक्य थे एक ही वाक्य के अंदर, इसे हम लोग बेसिकली उपवाक्य कहते हैं। अब उपवाक्य के अंदर 2 अलग अलग टाइप्स होते हैं, 2 अलग अलग प्रकार होते हैं, वो तुम्हारी स्क्रीन पे तुम लोग देख सकते हो अच्छे से। देखो, पहला होता है प्रधान उपवाक्य, दूसरा होता है आश्रित उपवाक्य। किसी वाक्य में जो उपवाक्य है वो दूसरे वाक्य पे डिपेंडेंट नहीं होता है, उसे हम लोग प्रधान उपवाक्य बोलते हैं। प्रधान मतलब खुद में ही बड़ा, उसे दूसरे की जरूरत नहीं है। यानी कि कोई भी वाक्य में, जैसे कि संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य में 2 वाक्य एक ही वाक्य में होते हैं। ठीक है, तो तुम लोग कह सकते हो कि इन वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होता है और दूसरा आश्रित उपवाक्य होता है। आश्रित मतलब दूसरे पे डिपेंडेंट, प्रधान मतलब खुद में बड़ा, उसे दूसरों की जरूरत नहीं है। आश्रित वाक्य का वही डेफिनेशन लिखा है, वह वाक्य जो दूसरे वाक्य पे निर्भर होते हैं। अब हम लोग वाक्यों की हेल्प से ये जानते हैं कि प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य कैसे कैसे होते हैं। देखो, रोहन बीमार था तो ये एक प्रधान उपवाक्य है, उसके बाद है वह घूमने नहीं गया, तो ये आश्रित उपवाक्य है, क्योंकि पहले सेंटेंस से ये कनेक्टेड है। समझ रहे हो ना? उसके बाद नेक्स्ट हम लोगों का जो एग्जांपल है वह मोहन है जो हंसकर बोला। ठीक है, तो वह मोहन है, ये एक उपवाक्य है, और हंसकर बोला ये भी उपवाक्य है। लेकिन इसमें तुम लोगों को पता कैसे चलेगा कि कौन प्रधान उपवाक्य है और कौन आश्रित है? देखो, सारी संयुक्त वाक्य में एक चीज तुम लोगों को बहुत अच्छे से बता देता हूँ कि सारी संयुक्त वाक्य में पहला जो वाक्य है वो हमेशा प्रधान उपवाक्य होता है और सेकेंड वाक्य जो कनेक्टेड होता है वो हमेशा आश्रित उपवाक्य होता है संयुक्त वाक्य में। और दूसरा है मिश्र वाक्य, इसमें तुम लोगों को पता लगाना पड़ता है कुछ फैक्टर्स की हेल्प से। वो फैक्टर्स अब हम लोग आगे जानते हैं। मिश्रित वाक्य के ऐसे वाक्य जहाँ पे की हो, तो की से पहले के जो वाक्य होते हैं वो हमेशा प्रधान उपवाक्य होते हैं और बाद का वाक्य हमेशा आश्रित उपवाक्य कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं रोटी खाकर लेटा कि पेट में
तुम्हें दर्द होने लगा। तो की से पहले का जो हमारा वाक्य है वो प्रधान उपवाक्य है और की के बाद का जो वाक्य है वो आश्रित उपवाक्य है। और ये जो फॉर्मूला है ना, ये वही अप्लाई होगा जहां पे की होगा, ठीक है। जहां पर भी की होगा तो की से पहले की जो वाक्य है वो प्रधान उपवाक्य होते हैं और की के बाद का जो उपवाक्य है वो आश्रित उपवाक्य होता है। ऐसे मिश्रित वाक्य जहां पे तुम लोगों को यदि, अगर और जब वाले शब्द दिखेंगे ना, तो जहां से ये सब स्टार्ट हो रहे हैं वहीं पे तुम लोगों को आश्रित वाक्य मिल जाएगा, ठीक है। और उसके बाद या पहले वाला जो वाक्य होगा वो तुम्हारा प्रधान उपवाक्य होगा। और कभी भी तुम लोगों को मिश्रित वाक्य में यदि, अगर और जब ये सारे शब्द दिखते हैं तो तुम लोग उस वाक्य के स्टार्ट में जब अगर ये शब्द होते हैं तो तुम लोग उसे आराम से बोल सकते हो कि वो आश्रित उपवाक्य है। और फिर उसके बाद का जो सेंटेंस होगा या उसके पहले का जो सेंटेंस होगा वो प्रधान उपवाक्य कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ही हम बस से उतरे रिक्शा वाले दौड़ पड़े, सेंटेंस के स्टार्ट में ही जैसे लगा हुआ है। तो देखो ये जो सेंटेंस के स्टार्ट में यानी कि वाक्य के स्टार्ट में ही जैसे लग गया तो स्टार्टिंग का जो सेंटेंस है, वाक्य है, पहला जो हमारा वाक्य है वो हमारा आश्रित उपवाक्य हो गया और बाद का जो वाक्य है जो कि रिक्शा वाले दौड़ पड़े ये है प्रधान उपवाक्य। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, यदि तुम पहले आते तो जीत जाते। तो तुम लोग यहाँ क्लियरली देख सकते हो कि यदि सेंटेंस के स्टार्ट में यानी कि वाक्य के आगे में लग गया है तो पहला जो वाक्य है तुम्हारा यदि तुम पहले आते तो ये तुम्हारा आश्रित उपवाक्य हो गया और दूसरा तुम्हारा जो वाक्य है तो जीत जाते ये तुम्हारा प्रधान उपवाक्य हो गया। सो आई होप तुम लोग यहाँ तक बहुत ही अच्छे से समझ गए होगे। अब तुम्हारा जो आश्रित उपवाक्य है वो 3 प्रकार में क्लासिफाइड एंड डिवाइडेड है। वो है पहला संज्ञा उपवाक्य, दूसरा है विशेषण उपवाक्य और तीसरा है क्रिया विशेषण उपवाक्य। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि आखिर संज्ञा उपवाक्य क्या होता है। लिटरली बहुत आसान होता है। अभी देखो तुम लोगों को एक ट्रिक बताता हूँ। पहले संज्ञा उपवाक्य का इन डेफिनेशन देख लेते हैं। जो उपवाक्य में संज्ञा का काम करते हैं वे संज्ञा उपवाक्य कहलाते हैं। संज्ञा उपवाक्य से पहले प्राय की का प्रयोग किया जाता है, यानी कि जो भी वाक्य में तुम लोग की दिखे, जो कि हमेशा मिश्रित वाक्य में होता है, तो मिश्रित वाक्य में तुम लोगों को जहां पर भी की दिखे वहां तुम लोग समझ जाना कि वो हमेशा संज्ञा उपवाक्य है। फॉर एग्जाम्पल तुम लोग देख सकते हो, मैं चाहता हूं कि तुम डॉक्टर बनो, ठीक है। तो की के बाद का जो वाक्य है ना हमारा, तुम डॉक्टर बनो, ये हो जाएगा तुम्हारा संज्ञा आश्रित उपवाक्य और उससे पहले का जो हमारा वाक्य है वो प्रधान उपवाक्य बन जाएगा। वैसे ही आगे का एग्जांपल है, राम को विश्वास है कि श्याम होली में जरूर आएगा। तो देखो की के बाद का जो वाक्य है ना, श्याम होली पर जरूर आएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा संज्ञा उपवाक्य। और की से पहले का जो वाक्य है वो तुम्हारा आग बन करके तुम लोग कह सकते हो कि प्रधान उपवाक्य है। वैसे ही आगे के भी एग्जांपल है, तुम लोग देख सकते हो, ठीक है। समझ के संज्ञा उपवाक्य जहां पर भी की होगा, की के बाद का जो उपवाक्य होगा वो तुम्हारा संज्ञा उपवाक्य होगा, की से पहले का जो उपवाक्य है वो हमेशा प्रधान उपवाक्य होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। अब हमारे नेक्स्ट है विशेषण उपवाक्य। इसका डेफिनेशन है, जो उपवाक्य मुख्य उपवाक्य की संज्ञा, सर्वनाम, पदबंध की विशेषता बताते हैं उन्हें हम लोग विशेषण उपवाक्य कहते हैं। तो ये तो हो गई बुकिश लैंग्वेज। अब मैं तुम लोगों को ट्रिक बताता हूँ विशेषण उपवाक्यों को पकड़ने का, ठीक है। जो भी वाक्य में तुम लोगों को मेरे दिए हुए शब्द दिख जाएंगे ना, तो तुम लोग पकड़ लेना कि ये विशेषण उपवाक्य है। कौन कौन से शब्द है वो देखो तुम लोग, जो, जिसने, जिस, जिससे, जिसको, जिसमें, जिनको, जिन्होंने, जिन्हें, ये सब जहां तुम लोगों को दिखे आग बंद करके तुम लोग समझ जाना कि वो विशेषण उपवाक्य है। अब चलो हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। जिसने कार्य नहीं किया वह खड़ा हो जाए। तो तुम लोग यहाँ क्लियरली देख सकते हो, जिसने कार्य नहीं किया ये तुम्हारा हो जाएगा विशेषण उपवाक्य और बाद का जो दूसरा वाक्य है तुम्हारा वो खड़ा हो जाए, ये हो जाएगा तुम्हारा प्रधान उपवाक्य। नेक्स्ट है, जो आदमी पढ़ता है वह अध्यापक होता है। तो यहाँ पर भी तुम लोग देख सकते हो कि जो है यहाँ पे सेंटेंस के स्टार्ट में, वाक्य के स्टार्ट में, तो तुम्हारा ये वाक्य के स्टार्ट में ही तुम लोग कह सकते हो कि पहला जो तुम्हारा वाक्य तुम्हारे स्क्रीन पे है ये तुम्हारा विशेषण उपवाक्य है और इसके बाद का जो वाक्य है वह अध्यापक होता है, ये प्रधान उपवाक्य है। उसके बाद एक और एग्जांपल है, उन अंकल को बुलाओ जिनके हाथ में बैग है। तो तुम लोग देख सकते हो कि सेकंड वाक्य जो कि है जिनके हाथ में बैग है, जिनके से शुरू हो रहा है सेकंड वाक्य, तो तुम लोग यहाँ पकड़ लो कि जिनके यहाँ पे यूज हो रहा है, तो ये तुम्हारा हो जाएगा विशेषण उपवाक्य। और उससे पहले का जो सेंटेंस है, वाक्य है, उन अंकल को बुलाओ, ये प्रधान उपवाक्य हो जाएगा। समझ गए बहुत अच्छे से। एक और एग्जांपल है तुम्हारे नीचे, वह आम कौन सा है जो दशहरी है। तो यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो कि जो यहाँ पे सेकंड वाक्य में है, तो तुम लोग कह सकते हो कि जो सेकंड वाक्य है वो तुम्हारा विशेषण उपवाक्य है। नेक्स्ट आश्रित उपवाक्य का हमारा टाइप है क्रिया विशेषण उपवाक्य। तो जहां पर भी तुम लोगों को सिंपली जहां, जैसे, जब, जियो, त्यों आदि, ठीक है, ये सब तुम लोगों को जहां पर भी दिख जाना तो तुम लोग समझ जाना कि ये क्रिया विशेषण उपवाक्य है। फॉर एग्जांपल, जैसे करोगे वैसा भरोगे, तो जैसे करोगे ये हो गया तुम्हारा क्रिया विशेषण उपवाक्य और उसके बाद का जो वाक्य है वैसा भरोगे, ये प्रधान उपवाक्य है। नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है, जितना तुम जानते हो उतना काम करो। तो दूसरा जो हमारा एग्जांपल है, क्लियरली देख सकते हो कि पहला सब जो हमारा है वो जितना है, तो तुम पहला जो वाक्य है जितना तुम जानते हो ये तुम्हारा हो जाएगा क्रिया विशेषण उपवाक्य और सेकंड जो वाक्य है वो हो जाएगा उतना काम करो, वो हो जाएगा तुम्हारा
तुम्हारा प्रधान उपवाक्य। नेक्स्ट एग्जांपल है जब राम आया तो बारिश हो रही थी, तो जब राम आया ये तुम्हारा हो गया क्रिया विशेषण उपवाक्य और प्रधान उपवाक्य हो जाएगा बारिश हो रही है। तो यार इसी के साथ आज का हमारा पूरा वीडियो बहुत ही अच्छे से कंप्लीट होता है। चैनल पे नए होगे तो सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि तुम लोगों के लिए बहुत मेहनत करता हूं। अब तुम्हारे स्क्रीन पे प्रैक्टिस क्वेश्चन दिख रहा होगा, ये जो क्वेश्चन है सभी को प्रैक्टिस कर लेना। पहला तुम लोगों का क्वेश्चन ये है कि तुम लोगों को वाक्यों को पहचानना है, इन 10 वाक्यों को पहचान लेना है। आंसर टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा अगर तुम लोगों को चाहिए होगा तो। सेकंड टेम्पलेट स्क्रीन पे दिख रहा होगा जिसमें तुम लोगों को वाक्यों को परिवर्तन करना है, इन 5 वाक्यों को तुम लोगों को मिश्रित वाक्य में कन्वर्ट करना है। नेक्स्ट टेम्पलेट दिख रहा होगा जो कि संयुक्त वाक्य में तुम लोगों को कन्वर्ट करना है, और उसके बाद फिर से नेक्स्ट टेम्पलेट दिख रहा होगा जिसमें तुम लोगों को वाक्यों को सरल वाक्य में कन्वर्ट करना है। आई होप तुम लोगों को पूरा चीज क्लियर होगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना अगर आंसर चाहिए होगा इन सारे क्वेश्चन का। तो चलो मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left.